हेलो, वेलकम टू आईपीटीएम। आज हम एक बहुत ही खास सरकारी स्कीम पर बात करेंगे, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसे पीएमवीबीआरवाई या ईएलआई स्कीम भी कहा जा रहा है। ये एक रीसेंट अपडेट है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, और हम कोशिश करेंगे इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की। जी, बिल्कुल। ये स्कीम सरकार का जो विकसित भारत एट 2047 का विज़न है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मेन मकसद है, देश में फॉर्मल वर्कफोर्स को बढ़ाना, नए रोज़गार पैदा करना, खासकर युवाओं के लिए, और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बेहतर करना। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसे ईपीएफओ के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर रही है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। मतलब इसके दो मेन हिस्से लग रहे हैं, है ना? पहला है पार्ट ए, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए है। तो ये फर्स्ट टाइमर कौन हुआ, जरा इसे समझाएं। हाँ, फर्स्ट टाइमर वो एम्प्लॉय है जिसने स्कीम शुरू होने से पहले कभी ईपीएफओ या एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हो। और ये ज़रूरी है कि वो स्कीम के रजिस्ट्रेशन पीरियड में, जो कि अगस्त 1 2025 से जुलाई 31 2027 तक है, उसी दौरान किसी एस्टैब्लिशमेंट को ज्वाइन करे, और उसका पहला कंट्रीब्यूशन भी इसी पीरियड में ईपीएफओ या ट्रस्ट में रिसीव हो। और एलिजिबिलिटी, क्या शर्तें हैं इसके लिए? देखिए, ज्वाइन करते वक्त ग्रॉस वेजेस 1 लाख रुपए प्रति महीने से कम होनी चाहिए। और एक और टेक्निकल चीज है, एम्प्लॉय का यूएएन यूमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी फैट से ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है। अच्छा, फैट ऑथेंटिकेशन, ये क्यों? हाँ, फैट ऑथेंटिकेशन ये शायद इसलिए ताकि बेनिफिट सही व्यक्ति तक पहुंचे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अच्छे से हो, और जैसे गोस्ट एम्प्लॉयज वगैरह की समस्याएं होती हैं, उनसे बचा जा सके। समझ गए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अब इंसेंटिव की बात करते हैं, कितना मिलेगा और कैसे? ये 1 महीने के ईपीएफ वेज के बराबर है, लेकिन इसकी एक सीमा है, मैक्सिमम 15,000 रुपए। और ये वन टाइम इंसेंटिव है, और ये मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट्स में। दो किश्तों में? हाँ, पहला इंस्टॉलमेंट 7,500 रुपए तक वो तब मिलेगा जब 6 महीने लगातार ईसीआर फाइल हो जाए। ईसीआर माने इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न, है ना? मंथली पीएफ रिटर्न। जी बिल्कुल, वो 6 महीने लगातार फाइल होने के बाद पहला हिस्सा, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट जो बचा हुआ अमाउंट है, यानी टोटल 15,000 रुपए तक, वो मिलेगा 12 महीने ईसीआर फाइल होने के बाद। और साथ में एक जरूरी फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स भी पूरा करना होगा। अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स भी? ये तो बढ़िया है। हाँ, और एक और खास बात, ये जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है, वो एक स्पेसिफिक सेविंग इंस्ट्रूमेंट या डिपॉजिट अकाउंट में रखा जाएगा। तो इससे क्या है कि नए एम्प्लॉयज को शुरू में थोड़ी मदद भी मिली, और फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ी। सेविंग की आदत डालने की कोशिश है एक तरह से। हाँ, ये दिलचस्प है कि सिर्फ पैसा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल एजुकेशन पर भी फोकस है। और एम्प्लॉयर का रेगुलर ईसीआर फाइल करना तो मतलब बहुत ही ज़रूरी हो गया है इसके लिए। चलिए, अब आते हैं पार्ट बी पर, जो एम्प्लॉयर्स के लिए सपोर्ट है। इसका क्या मकसद है? जी, पार्ट बी का मकसद है सस्टेन्ड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। सिर्फ पुरानी खाली जगह भरना नहीं, बल्कि असल में नई जॉब्स क्रिएट करना। तो ये फायदा किन एम्प्लॉयर्स को मिलेगा और कैसे एम्प्लॉयज को हायर करने पर? ये उन एम्प्लॉयर्स को मिलेगा जो फर्स्ट टाइमर्स को हायर करते हैं, जिनका हमने अभी जिक्र किया, या फिर रीजॉइनीज को। रीजॉइनी वो हैं जो पहले ईपीएफओ मेंबर थे और अब रजिस्ट्रेशन पीरियड में रीजॉइन कर रहे हैं। रीजॉइनीज के लिए यूएएन का आधार ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है। और यहाँ भी वेज लिमिट है? हाँ, यहाँ भी वही शर्त है कि एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग के वक्त ग्रॉस वेज 1 लाख रुपए प्रति महीने से कम हो। ठीक है। और इंसेंटिव अमाउंट कैसे तय होगा एम्प्लॉयर्स के लिए? ये हर एडिशनल एलिजिबल एम्प्लॉय के लिए मंथली बेसिस पर एक टियर्ड पेमेंट है। हम्म। अगर ईपीएफ वेज 10,000 रुपए तक है, तो 1,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा एम्प्लॉयर को। हम्म। अगर वेज 10,000 से 20,000 के बीच है, तो 2,000 रुपए। हम्म। और अगर 20,000 से 1 लाख रुपए के बीच है, तो 3,000 रुपए का इंसेंटिव प्रति माह प्रति एम्प्लॉय। अच्छा, टियर्ड स्ट्रक्चर है वेज के हिसाब से। और ये कब तक मिलेगा? 2 साल? हाँ, आमतौर पर 2 साल तक। हम्म। लेकिन इसमें एक खास बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। हम्म। उनके लिए ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलेगा। ओह अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए डबल। ये शायद मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए होगा। जी, लगता तो यही है। मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर है। लेकिन इसमें एक बेसलाइन और एक थ्रेशोल्ड की भी बात कही गई थी, वो क्या है? थोड़ा आसान शब्दों में बताएं। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। एम्प्लॉयर को इंसेंटिव तभी मिलेगा जब वो एक बेसलाइन फिगर से ज्यादा नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट दिखाएं। बेसलाइन एक स्टार्टिंग पॉइंट समझ लीजिए। जो फर्म्स पुरानी हैं, 12 महीने से ज्यादा से चल रही हैं, उनके लिए पिछले 12 महीनों का एवरेज एम्प्लॉय काउंट।
जो नई हैं उनके लिए जितने महीने वो एग्जिस्ट करती हैं जुलाई 31 2025 तक उनका एवरेज, और जो बिल्कुल नई फर्म है उसके लिए बेसलाइन 20 माना गया है। अच्छा, और थ्रेशोल्ड? हाँ, बेसलाइन के ऊपर एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी पार करनी होगी। अगर बेसलाइन 50 से कम है तो कम से कम 2 एडिशनल एम्प्लॉइज होने चाहिए इंसेंटिव के लिए, और अगर बेसलाइन 50 या उससे ज्यादा है तो कम से कम 5 एडिशनल एम्प्लॉइज। इसका मतलब यह है कि स्कीम वाकई में जॉब क्रिएशन को रिवॉर्ड करना चाहती है, ना कि बस थोड़े बहुत उतार चढ़ाव को। मतलब जेन्युइन ग्रोथ दिखानी होगी। ये ट्रैक करना कंपनीज के लिए आसान होगा? देखिए, पेमेंट हर 6 महीने में लमसम होगा, जब 6 महीने के एसीआर्स फाइल हो जाएंगे और ये एडिशनैलिटी और थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया पूरे होंगे। तो कंप्लायंस यहाँ बहुत ज़रूरी है। रेगुलर ईसीआर फाइलिंग तो है ही, साथ ही एम्प्लॉयर पर कोई पेंडिंग इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, जैसे सेक्शन 7A की, या कोई फ्रॉड केस ना हो, जैसे पुरानी ABRY स्कीम में कुछ हुआ था। तो कंपनीज के लिए प्रैक्टिकल चीज क्या है? क्या उन्हें बहुत पेपर वर्क करना पड़ेगा इसके लिए? गाइडलाइंस के हिसाब से तो बेनिफिट्स ईसीआर डेटा से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने चाहिए। मतलब उन्हें अपनी रेगुलर कंप्लायंस प्रोसेस ही फॉलो करनी है, ईसीआर फाइल करना, कंट्रीब्यूशन जमा करना। कोई बहुत ज्यादा अलग से रजिस्ट्रेशन या डेटा देने का बोझ फिलहाल तो नहीं बताया गया है। हाँ, एग्जिस्टिंग फर्म्स को अपना पैन, GSTN, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह देनी होंगी पोर्टल पर। और ये लागू कब से हो रही है? स्कीम की इफेक्टिव डेट अगस्त 1, 2025 है और रजिस्ट्रेशन जुलाई 31, 2027 तक चलेगा। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि PMVBRY एक बड़ा कदम है। सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के जरिए फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को उनके स्किल और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए और एम्प्लॉयर्स को जॉब क्रिएशन के लिए, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों को सपोर्ट कर रही है। टेक्नोलॉजी जैसे फैट और FPOCR सिस्टम पर काफी निर्भरता दिख रही है इसकी। हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मलाइजेशन और जॉब क्रिएशन की दिशा में एक अच्छी कोशिश है, लेकिन इससे कुछ सवाल भी उठते हैं जिन पर ध्यान देना होगा। कैसे सवाल? जैसे ये देखना होगा कि ये स्कीम कितनी इफेक्टिवली क्वालिटी जॉब्स क्रिएट कर पाती है, या सिर्फ नंबर्स पर फोकस रहेगा। अलग अलग सेक्टर्स में ये एडिशनैलिटी को मॉनिटर करना कितना प्रैक्टिकल होगा, और ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी कंपोनेंट है, इसका युवा अर्नर्स के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बिहेवियर पर असल में क्या असर पड़ेगा। ये कुछ बातें हैं जिनके जवाब हमें आगे चलकर ही मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुद्दे वाकई सोचने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की चर्चा PMVBRY पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप जानकारी बढ़ाते रहना चाहते हैं, तो इंतजार मत कीजिए, अगला वीडियो अभी देखिए और कुछ नया सीखते रहिए। IPTM का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।